हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में होम साइंस गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। एक महामैराथन क्लास होने वाला है, तो बस आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से आपको तैयार करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, आपको पेपर ऐसे देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग इस वीडियो में लघु उत्तरीय जो है यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने 50 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कवर किया था। आज के इस वीडियो में 50 से ज्यादा हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक महामैराथन क्लास होने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे है, कार्य के उद्देश्य क्या है। ठीक है, कार्य का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कार्य के उद्देश्य क्या है, फिर उसका मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। कार्य करने के कई उद्देश्य होते हैं। पहला पॉइंट, कोई भी आप काम करते हो तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसे कोई लोग ब्यूटिशियन कोर्स करते हैं या ब्यूटिशियन सीखते हैं या सिलाई कढ़ाई करते हैं, तो उसका कोई न कोई उद्देश्य तो होगा आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो मकसद होगा जो आप काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि कार्य करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग या सहायता प्रदान करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी हम काम करते हैं उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य का जो मकसद होता है वो आर्थिक रूप से हो सकता है, यानी हमें पैसा कमाना है, या हमें सामाजिक रूप से समाज के हित के लिए काम करना है, या हमें मानसिक अपने खुशी के लिए करना है। ठीक है, तो जो भी काम आप करते हो उस काम से जो संतुष्टि मिलती है, या फिर आप समाज के हित के लिए काम करते हैं, या फिर अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं, या फिर पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, तो हम उसे जो है कार्य का उद्देश्य कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें इसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब ध्यान रखिएगा, हेडिंग बस ध्यान में रखिएगा, बाकी उसके बारे में आप समझ जाएंगे तो आराम से अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जीविका चलाने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय अर्जित करना जरूरी होता है। जब आपके पास इनकम होगा, पैसा होगा, तो आपकी वो सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएगी जो आप चाहते हो। ठीक है, जो आप खरीदना चाहते हो या जो आप खाना पीना चाहते हो, यानी जो भी आपको चाहिए, जब इनकम रहेगी, आय रहेगी, तो आपको मिलेगा। ठीक है, यानी काम करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आय अर्जित करना होता है। सिंपल। ठीक है, इसके बाद यहाँ बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है स्वयं की पहचान बनाना। लोग काम क्यों करते हैं? स्वयं का पहचान बने, अपना भी एक नाम हो, अपना एक ब्रांड हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, समाज में सम्मान और पहचान प्राप्त करने के लिए लोग खुद अपने आप को जो है समाज में स्थापित करते हैं और समाज के हित के लिए काम करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को स्वयं को पहचानना, इसके लिए लोग काम करते हैं। तो सिंपल हेडिंग है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, असहयोग जो है, सामाजिक सहयोग। सामाजिक सहयोग में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना और समाज में योगदान देना। ये भी एक प्रकार से कार्य का ही उद्देश्य माना जाता है। सामाजिक सहयोग का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज से जुड़कर कुछ नाम कमाना चाहते हैं, कुछ समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि सामाजिक सहयोग का मतलब ये है कि दूसरे के साथ मिलकर काम करना या समाज में अपने आप को योगदान देना, कुछ ऐसा काम करना जिससे समाज में नाम हो। कोई ऐसा ना कहे यार कितना घटिया इंसान है, सब लोग कहें कि यार क्या इंसान है। हम अपने महापुरुषों को क्यों याद करते हैं? महापुरुषों को इसलिए याद किया था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है, इसीलिए हम महापुरुषों को याद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है,
स्वास्थ्य और मानसिक संतुष्टि। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो काम करते हैं उस काम करने से उनको संतुष्टि मिलती है। कुछ ऐसे लोग काम करते हैं इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, जैसे सुबह टहलना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये सब क्या है, ये सब आपके स्वास्थ्य को मतलब अच्छा बनाता है। तो यहाँ पे मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको संतुष्टि प्रदान होती है। तो सक्रिय रहने से मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहता है। सक्रिय रहने का मतलब ये है यहाँ पे कि कोई न कोई एक्टिविटीज या कोई न कोई काम करते रहिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो और आप अपने आप में एक ऐसा अनुभूति महसूस करिए जिससे लगे कि यार लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसा ना लगे कि लाइफ कितनी घटिया है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है नवाचार और कौशल विकास। नवाचार और कौशल विकास का मतलब ये है कि नई चीजें सीखना। हमेशा अपने आप में एक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। कुछ जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाना है, और जब कुछ नया करेंगे तभी कुछ कमाल का होगा। इसीलिए हम किसी का नकल ना करके अपना जो है काम करें, जिससे हमारी एक नई पहचान बने, एक नया ब्रांड बने। जैसे अगर कोई गाना आप देखते हो, रील्स वगैरह देखते हैं, तो कोई रील्स वगैरह वायरल कब होता है, कैसे होता है, जब अपने वो गाने में कुछ नया करते हैं। वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि वायरल उनका होता है जो अपने वीडियो में कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, उन्हीं का जो है वायरल होता है। तो इसका मतलब ये कि नवाचार यानी आपको कुछ नया सीखना है और नया सीख के कुछ अलग पहचान बनानी है। अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलता है। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो नॉलेज है, जैसे बहुत सारे लड़कियों को मेहंदी लगाना बहुत अच्छा आता है, किसी को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी को जो है ब्यूटिशियन का कोर्स मतलब ब्यूटिशियन करना अच्छा आता है। तो कहने का मतलब जो उनके अंदर नॉलेज है, जो उनके अंदर कौशल है, उस कौशल को निखारने का मौका मिलता है जब आप ऐसा कोई काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सेंटेंस को लिख सकते हैं। 5 पॉइंट हैं, पांचों हेडिंग आराम से समझ के आप लिख के अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं, तब भी पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे नौकरी और जीवन वृत्त में अंतर बताइए। तो नौकरी और जीवन वृत्त में अंतर बताइए, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा नौकरी और आजीविका में अंतर बताइए। दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे नौकरी और जीवन वृत्त में या आजीविका में अंतर। अंतर आप दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला तरीका ये है कि ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, और पॉइंट वाइज लिख दीजिए। दूसरा तरीका है नौकरी हेडिंग डालिए और इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, फिर जीवन वृत्त हेडिंग डालिए, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। इस प्रकार से कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है, जो भी आपको उचित लगे आप उसे अपना सकते हैं, तब भी पूरा नंबर मिलेगा, तब भी पूरा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट नौकरी में। नौकरी क्या होती है? सीमित अवधि के लिए होती है। जो नौकरी होती है वो सीमित अवधि के लिए होती है। इससे अगर आप सर्विस में जाते हैं, आप नौकरी मिलती है तो 60 साल में रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये सीमित हो गया, सीमित अवधि के लिए होता है। जीवन वृत्त का मतलब क्या होता है? पूरे जीवन पेशेवर के अनुभव को दर्शाता है, यानी जीवन भर चलता है। जब तक आपकी लाइफ है, जब तक काम करना चाहते हैं, तब तक आपका जो काम है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो उसमें आप जो आपका पेशा है यानी जो काम है वो आपका चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे केवल वेतन प्राप्त करने की उद्देश्य की जाती है। इसमें क्या होता है, नौकरी जब लोग करते हैं तो उसमें वेतन मिलता है, और उसी वेतन के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए लोग काम करते हैं कि वेतन मिलेगा भैया, ठीक है, सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे व्यक्ति की रुचि, शिक्षा और लक्ष्य के अनुसार चुना जाता है। यानी जीवन वृत्त का मतलब ये है कि जो व्यक्ति की इंटरेस्ट यानी जो रुचि है, जिस चीज में आपको रुचि है, जैसे बहुत लोग को गाने में रुचि है, डांस में रुचि है, किसी को अन्य चीजों में रुचि है, तो आपकी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसके अनुसार और शिक्षा और उसके लक्ष्य के अनुसार चुना जाता है। यानी जैसा जिसकी कौशल होगी, जैसा जिसका नॉलेज होगा, जैसी जिसकी इंटरेस्ट होगा, उसी के अनुसार उसको जो है सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है एक ही प्रकार का कार्य होता है। इसमें जो काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो टीचर वाला काम पढ़ाने वाला काम है, ठीक है, और कोई मान लीजिए वकील है तो वकील वाला काम, कोई डॉक्टर तो डॉक्टर वाला काम करेगा, कोई इंजीनियर तो इंजीनियर का काम करेगा। यानी एक प्रकार का काम इसमें होता है। लेकिन आजीविका या जीवन वृत्त में विभिन्न प्रकार के कार्य और भूमिकाओं का समावेश होता है। इसमें एक खिचड़ी मेल होता है, जैसे कि खिचड़ी होती है ना, उसमें सारे चीज मिले होते हैं, उसी प्रकार से ये भी होता है जीवन वृत्त। ठीक है, आगे देखिए इसमें चौथा पॉइंट देखेंगे। इसमें
विकास की संभावनाएं सीमित हो सकती हैं। यानी जो विकास है वो सीमित है, लेकिन अब जो उसमें जीवन वृत्त है इसमें देखिए व्यक्ति अपने कैरियर में प्रगति और उन्नति कर सकता है। जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई व्यवसाय करता है, तो उसमें व्यवसाय में लिमिट नहीं है कि भैया उसको जो है सैलरी इतनी मिलेगी, वो अनलिमिटेड है। कभी घट भी सकता है और कभी बढ़ भी सकता है, फिर घट सकता है, फिर बढ़ सकता है। कहने का मतलब ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसे से चलता रहता है, ठीक है, इसमें ऐसे से चलता रहता है। तो यहाँ पे जो जो संभावनाएं हैं वो सीमित हैं, यहाँ पे जो है आप असीमित कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ले सकते हैं, उससे पहले छोटा सा एक उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पे एक शिक्षक की नौकरी विद्यालय में पढ़ाने तक सीमित होता है, जबकि उसका जीवन वृत्त शिक्षा के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, अन्य कार्यों में शामिल कर सकता है। अब ये देखिए कितनी कमाल की सेंटेंस लिखी गई है। कहने का मतलब है कि जब एक शिक्षक होता है तो उसको नौकरी में मतलब नौकरी जो करता है तो विद्यालय में पढ़ाने तक सीमित रहता है, ठीक है। लेकिन उसका जो जीवन वृत्त है मतलब पूरा जो लाइफ है, लाइफ शिक्षा से संबंधित नहीं, शिक्षा के शोध के बारे में कैसे कैसे रिसर्च करना है, कैसे क्या करना है, प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग के बारे में, अन्य कार्य के बारे में शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बच्चे, युवा और वृद्धजन अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं। बच्चे, युवा, वृद्धजन क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील सेंसिटिव, जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, अगर छू देंगे तो मुरझा जाएगा, वैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते, युवा, वृद्धजन, ये संवेदनशील क्यों होते हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। तो बच्चे देखिए कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम इसमें लिखेंगे उनका प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, यानी इम्यूनी सिस्टम जो उनका है वो कमजोर हो जाता है, कमजोर होता है, जिससे बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा ठंड से उनको अगर ठंड लग गई तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे उनको बचाने की जरूरत है, उनको संरक्षण करने की जरूरत है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे मानसिक और भावनात्मक रूप से वे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके अनुभव सीमित होते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, जो वृद्धजन होते हैं, जो युवा होते हैं, उनके पास अनुभव की कमी होती है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो समझ नहीं पाते हैं और जो है परेशान हो जाते हैं फिर। तो उसमें जो है कह सकते हैं कि जो मानसिक है, जो भावनात्मक उससे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है, और उनका जो अनुभव होता है सीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे अब युवा के बारे में। तो युवा देखिए मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव के कारण वे भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। यूथ यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप सबकी युवा पीढ़ी, जब लोग जब बोर्ड पेपर करीब आता है तब उनको आप याद आता है कि नहीं ये पढ़ाई करनी है, बोर्ड पेपर करीब आ चुका है। उससे पहले लोगों को समझ में नहीं आता कि पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले तो कहीं और बिजी रहते हैं, लव के चक्कर में या फिर फालतू के चक्कर में। तो वहाँ पे जो अपने जो टाइम को बर्बाद करते हैं, उसके बाद जब टेंशन होती है, जो तनाव होता है, तो उसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ दबाव सामाजिक होते हैं और समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, मतलब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होता है कि समाज उनको कुछ भला जो है भला बुरा ना कहे या फिर समाज उनको प्रताड़ित ना करे। तो इस प्रकार से युवा के अंदर भी एक बहुत मानसिक तनाव होता है, सामाजिक जो पारिवारिक दबाव वो भी होता है। तो इसके कारण जो संवेदनशील होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं इसमें कि निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, जिससे गलत निर्णय भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको सही, जैसे इंटर पास कर लेंगे तो इंटर पास करने के बाद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है, क्या करना सही रहेगा क्या करना सही नहीं रहेगा। फिर क्या करते हैं लोग, दोस्तों को देख कर चक्कर में, इधर उधर फालतू के चक्कर में अपना दूसरा कोई कोर्स कर लेते हैं और फिर लाइफ बर्बाद हो जाती है। फिर बाद में समझ में आता कि नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए सही फैसला, सही निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। अब आगे बात करते हैं वृद्धजन क्यों होते हैं संवेदनशील। तो देखिए शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं और अकेलापन होता अपने आप में, मानसिक तनाव और उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापा भैया जब आती है तो शरीर कमजोर हो जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। उस टाइम पे अकेलापन महसूस करते हैं लोग, क्योंकि कोई दोस्त यार नहीं होता है जिनसे उन अपनी बातों को शेयर कर सके, ठीक है। तो मानसिक तनाव भी जो है बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि जो वृद्ध इंसान होंगे बहुत ज़्यादा जो है घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो लगता है कि वो जो काम ये कर रहे हैं गलत काम है, उनकी नज़र से लगता है, ठीक है। आपके नज़र से भले वो सही हो, लेकिन आपके उनकी नज़र से लगता है कि गलत काम है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से मानसिक तनाव बढ़ जाता है।
जाते हैं, तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठंड के मौसम में छोटे बच्चे, वृद्धजन अधिक बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कमजोर हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि ठंड में बहुत ज्यादा जो है बच्चे और वृद्धजन प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता है तीव्र शारीरिक वृद्धि। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शरीर में तीव्र गति से वृद्धि होती है। कैसे? देखिए, इस अवस्था में बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियां तेजी से विकसित होती हैं। यानी जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है, उनके अंदर सीखने समझने की क्षमता तीव्र गति से होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, भाषा और संचार कौशल का विकास। भाषा और संचार कौशल का विकास का मतलब ये कि बच्चे इस उम्र में बोलना, दूसरों के साथ संवाद करना सीखते हैं। यानी बोलना और दूसरी बात सीखना, जैसे किसी को देखते हैं कोई काम करना तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरे के साथ संवाद, संवाद का मतलब बातचीत करना, वार्तालाप करना किसी से, मम्मी पापा भाई बहन इनसे उनसे बात करना, संवाद करने की जो है प्रवृत्ति उनके अंदर आती है। तो भाषा विकसित होती है और संचार कौशल मतलब बात करने का नॉलेज, बात करने का, कम्युनिकेशन करने का उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा इसमें, जिज्ञासा और अन्वेषण। जिज्ञासा का मतलब जैसे कि आपके अंदर कोई वस्तु है मान लीजिए, ठीक है, कोई वस्तु है मान लीजिए, तो आप उसे देख कर कहोगे यार इस चीज में क्या है, ठीक है, इस चीज में क्या है। या फिर मान लो आपसे कोई कहे कि आप उस कमरे में नहीं जाइए, उसमें बहुत कीमती सामान रखा गया है, तो मन में एक सवाल आता है कि यार कौन सा कीमती सामान होगा। यानी जानने के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पे अन्वेषण करना होता है, खोज करना, रिसर्च करना। ठीक है, वे हर चीज समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। हर चीज समझने का मतलब जिज्ञासा उनके अंदर होती है कि आखिर ये चीज है क्या। ठीक है, जिसे कोई नया नया चीज जब देखते हैं वो लोग तो सोचते हैं कि यार ये किस या क्या चीज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और सीखने की कोशिश। नहीं अन्वेषण से, जैसे खिलौना है उसको तोड़ेंगे, खिलाएंगे, उसको खराब करेंगे, तो उनके अंदर सीखने की चाहत होती है कि क्या आखिर ये चीज है, चलता कैसे है ये, और कैसे इसकी क्या पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस बना के अपने भाषा में ले सकते हैं, बस आप हेडिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास का मतलब ये है यहाँ पे कि इस उम्र में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और सामाजिक संपर्क बनाना सीखते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना का मतलब ये कि जैसे उनके अंदर भूख लगी है तो भूख लगी है तो कहेंगे कि भूख लगी है हमें, वो कहेंगे, ठीक है, बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको कुछ दिक्कत हो रही तो परेशानी को बताते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 3 से 5 साल के बच्चे लगातार सवाल पूछते हैं और नई चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से नई नई खोज, नई नई उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल के पत्र कार्यालय का क्या महत्व है? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। सबसे पहला हेडिंग है संचार का केंद्र। संचार का केंद्र, आइए देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। होटल में होने वाले मेहमानों के लिए पत्र, फैक्स, ईमेल, अन्य संचार की जो है व्यवस्था करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि होटल के पत्र कार्यालय का महत्व क्या बताना है। ठीक है, तो वहां पे हमें ये समझना है कि पहला वहां पे कम्युनिकेशन जो सेंटर होता है वो क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि ईमेल करना है, फैक्स, जो फैक्स निकलना, मान लो कोई भेजा कोई लेटर वगैरह तो उसको फैक्स प्रिंट आउट निकालना, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसकी व्यवस्था करता है होटल। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे डाक सेवाएं। डाक सेवाओं का मतलब है कि मेहमानों को चिट्ठी, पार्सल और दस्तावेज भेजने की प्राप्त करने का मदद करता है। आज के दिन में तो सारा चीज मोबाइल से होता है, तो चिट्ठी वगैरह, पार्सल वगैरह बहुत कम ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा योगदान यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक सुविधाएं। व्यापारिक सुविधाओं में क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे बिजनेस टूरिस्ट के लिए आवश्यक कोरियर और अन्य संचार सेवाएं भी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान कोई मंगाता है तो सामान जो है कोरियर के माध्यम से उनके तक पहुंच जाता है और इस प्रकार से व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि का मतलब यह है कि समय पर संचार सेवाएं उपलब्ध कराना मेहमानों को संतुष्टि को बढ़ाता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कोई दुकान खोले हैं तो दुकान पे जो भी ग्राहक आएगा उसका मकसद ये होगा कि हम इस दुकान पे गए हैं तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए, और अगर वो संतुष्ट होकर गया तो दोबारा फिर आएगा। इसका मतलब ये है कि ग्राहक संतुष्टि होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, कोई मेहमान अपने देश में महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजना चाहता है तो होटल का पत्र कार्यालय उसमें मदद करता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई सूचना भेजनी है, कुछ भी काम करना है, तो होटल जो पत्र होता है, कार्यालय जो पत्र होता है, वो आपको मदद करता है, जिसके द्वारा आप अपने सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण बताइए। तो प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पे है आपका सुखाना। ठीक है, सुखाना, डिहाइड्रेशन। सुखाना का मतलब ये कि फल, सब्जियां आदि और मांस को धूप में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। तो सुखाना, जैसे बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है तो धूप में रख दीजिए, वो आपका जो है सुरक्षित हो जाता है। तो पहली विधि क्या हो जाएगी, सुखाना, डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसे। जैसे मिर्च है, आम पापड़ है, इसको क्या करते हैं लोग, धूप में सुखाते हैं और फिर उसके बाद वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसमें लिखेंगे नमक डालना। ठीक है, इसमें नमक डालने की बात है, साल्टिंग की बात है। तो इसमें देखिए, भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। जैसे अचार, सूखे मछली, इनमें जो है नमक डालकर इनका प्रयोग किया जाता है ताकि जो है उसको सुरक्षित किया जा सके। दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है धूम्रीकरण, स्मोकिंग। इसका मतलब है कि मांस और मछली को धुएं में सुखाकर सुरक्षित किया जाता है। जैसे कि स्मोक्ड मीट होता है, स्मोक्ड फिश होता है, इनको जो है ऐसे पकाया जाता है जिसको हम धूम्रीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पे है चीनी में सुरक्षित रखना। चीनी में सुरक्षित रखने का मतलब है कि चीनी की अधिक मात्रा भोजन में मिलाने से बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। जैसे मुरब्बा है, जैम है, ये जो है इस प्रकार से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, आप इसे अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, संदूषण और अपमिश्रण में अंतर बताइए। तो संदूषण और अपमिश्रण में अंतर क्या है, तो आइए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे संदूषण में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेडिंग वाइज भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पॉइंट, बाहरी हानिकारक तत्वों के कारण खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, संदूषण। ठीक है, संदूषण का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो बाहरी हानिकारक तत्व होते हैं उनके द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अपमिश्रण की बात करते यहाँ पे जानबूझकर हानिकारक तत्व मिलाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों में कहीं न कहीं इसका अर्थ अगर निकालने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि संदूषण मतलब कोई न कोई चीज प्रदूषित हो रहा है, कोई न कोई चीज प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में पूछा गया है। तो बाहरी हानिकारक तत्वों के कारण खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, इसमें जानबूझकर मिलाया जाता है। जैसे खाने में कोई जहर मिला दिया, या खाने में कुछ और मिला दिया, या खाने में ज्यादा नमक मिला दिया, तो ये अपमिश्रण हो गया। ठीक है, और संदूषण का मतलब कि बाहरी तत्व आके उसमें मिल गए हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ अन्य चीजें। ठीक है, इस प्रकार से आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये गलती से हो सकता है, जो है आपका यहाँ पे संदूषण है गलती से हो सकता है, और अपमिश्रण जो है ये लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ मिलावटी जो सामान बेचते हैं, जैसे लोग छेना बनाते हैं, तो अन्य चीजें बनाते हैं, पनीर बनाते हैं या फिर अन्य चीजें बनाते हैं, तो उसमें लोग पैसा कमाने के लिए उसमें मिलावटी कर देते हैं और फिर मार्केट में उसे बेच देते हैं। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है ये। नेक्स्ट, इसमें भोजन में बैक्टीरिया, धूल, रसायन आ सकते हैं। इसमें मिलावट जैसे चाय में रंग, दूध में पानी मिलाना, ये सब इसमें आ सकते हैं। तो सिंपल भाषा में इसे कहा जाए तो आप इतना समझ सकते हैं कि जो संदूषण होता है ये कुछ बाहरी तत्व अपने आप मिल जाते हैं, और अपमिश्रण में जानबूझकर इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, यानी जैसे दूध में पानी मिलाना, इस प्रकार से। आगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं संदूषण में खुले खाद्य पदार्थ में धूल मिट्टी मिल जाती है। जैसे आप मार्केट में गए हैं तो चाट, चाउमीन, फुल्की जब लोग बेचते हैं तो चाट वगैरह पे बहुत सारे धूल उड़ते रहते हैं बाजार में, और बाजार से धूल जब उड़ेंगे तो चाट में जाके गिरेंगे,
और उसके कण तो दिखाई देंगे नहीं, चाट में जाके गिर जाएंगे। अब चाट वाला आराम से बढ़िया से मिला देगा और आपको फिर दे देगा वो, आप बढ़िया से आराम से उसको खाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, खुले पदार्थ में धूल मिट्टी मिल जाना ये संदूषण कहलाता है। धूल मिट्टी तो कोई जानबूझकर नहीं मिलाता है ना, वो अपने आप मिल जाता है। ठीक है, अब मिश्रण की बात करें, जैसे दूध में डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध मिलाना, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें दूध में पानी मिलाना। ठीक है, इस प्रकार से अपमिश्रण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 8वां की बाल केंद्रित उपागम का अभिप्राय क्या है। बाल केंद्रित उपागम, तो देखिए यह एक शिक्षण पद्धति है। बाल केंद्रित उपागम क्या है, एक शिक्षण पद्धति है जिसमें बच्चों को रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब कि बाल केंद्रित उपागम एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चों को उनके अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको जो है कुछ सिखाया जाता है, कुछ शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे मान लो कि कोई आंगनबाड़ी है, तो वहाँ बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से वहाँ पे सिखाया जाता है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो बाल केंद्रित उपागम के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए पहली विशेषता है सीखने की स्वतंत्रता होती है। बच्चे जब आंगनबाड़ी में रहते हैं तो वहाँ पे उनको आज़ादी मिलती है, मतलब कुछ भी सीख सकते हैं, बच्चों को अपने अनुसार सीख सकते हैं, खेल खेल में सीख सकते हैं, गाना डांस करके सीख सकते हैं, और वहाँ पे सिखाने वाले भी उसी तरीके से होते हैं, यानी डांस में, गाना में, खेल में, इस प्रकार से। तो सीखने की आज़ादी होती है वहाँ पे। नेक्स्ट है अनुभव आधारित शिक्षा। अनुभव आधारित शिक्षा का मतलब है कि खेल गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई होती है। तो जैसे अनुभव आधारित का मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पढ़ाई होती है जिसको खेल खेल में पढ़ा जा सकता है, गाना गा के पढ़ा जा सकता है। जैसे हिंदी है, हिंदी में जो गद्य पद्य होते हैं उसमें लोग ज़्यादातर खासकर जो पद्य होता है उसमें गा के अगर उसको लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले, तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके माध्यम से लोग अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रचनात्मक को बढ़ावा देना। रचनात्मक को बढ़ावा का मतलब है कि बच्चे नए विचार और समाधान निकाल सकते हैं। इनकी जैसे कला होती है, ड्राइंग होती है ना, बच्चों को ड्राइंग दिया जाए, उसको बनाएं, या फिर कोई खिलौना है, कोई प्रोजेक्ट है, उसको तैयार करें। तो जब उसको तैयार करेंगे, उसकी रचना करेंगे, तो उसपे उनके नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए विचार उत्पन्न होंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन को वो लिखेंगे, उनको उसको समझ में आएगी कि कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, अभ्यास सफलता की कुंजी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना अभ्यास करोगे, उतना ही ज्यादा बेहतर नॉलेज आपके अंदर होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा स्किल आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रचनात्मक को बढ़ावा देते हैं। जब नए विचार उत्पन्न होते हैं तो उसके द्वारा जो है उसका समाधान निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं जैसे मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है, जहां बच्चे को खेल खेल में सिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। जब बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाएगा या फिर ऐसे कुछ एक्टिविटीज करके सिखाया जाएगा, तो बच्चे कुछ नया सीखेंगे, कुछ कमाल का करेंगे। यही कारण होता है सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थोड़ा ज्यादा चालाक होते हैं यूपी बोर्ड के बच्चों की अपेक्षा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फैशन चक्र क्या होता है। फैशन चक्र के विभिन्न स्तर हैं, उसके बारे में समझना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, वो नया फैशन बाजार में आता है। नया फैशन जब बाजार में आता है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, वृद्धि होती है। तो देखिए वृद्धि का मतलब लोकप्रियता बढ़ती है और लोग उसे जो है अपनाने लगते हैं। जैसे सिंपल भाषा में कहा जाए, जैसे कोई गाना वायरल होता है, तब जब गाना वायरल होता है तो लोग उसको देखते हैं कि कौन सा गाना वायरल है, कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो लोग उसे देखते हैं, उसके लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, लोकप्रियता जो है वो बढ़ती है, लोग उसे अपनाने लगते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए परिपक्वता में यह मुख्य धारा में आ जाता है या और व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे परिपक्व होना चाहिए, जैसे कि ये मैच्योरिटी आनी चाहिए कि आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो आप उसका सही डिसीजन ले सकते हो, परिपक्वता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लाइन यानी अवसान। डिक्लाइन अवसान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे ये पुराना हो जाता है और नया फैशन आने लगता है। जैसे नया गाना वायरल हुआ, ठीक है, ट्रेंडिंग में चलेगा, तो कितना दिन चलेगा, हफ्ते महीने भर चलेगा, 2 महीना चलेगा। इसके बाद डिक्लाइन मतलब वो धीरे धीरे कम होने लगता है, अवसान मतलब खत्म होने लगता है। एक ऐसी दौर आ जाती है, वो अपने आप में धीरे धीरे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर नई चीज आती है, नया फैशन आने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नए नए फैशन आते रहते हैं, पुराने फैशन जाते रहते हैं।
ठीक है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं जैसे कि बेल टॉप जीन्स है, 1970 में फैशन में आई थी, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता कम हो गई है। ठीक है। बेल बॉटम जो जीन्स है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास संचार एवं पत्रकारिता का महत्व क्या है? विकास संचार क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। उससे पहले इसका महत्व यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो सूचना का प्रचार का मतलब ये है कि जनता को सही सटीक जानकारी देना सूचना का प्रचार होता है। जैसे मान लो कोई प्रचार करने आया है या कोई किसी चीज का प्रचार कर रहा है या कोई दुकानदार प्रचार कर रहा है, तो जनता तक सही जानकारी पहुंचाए, जनता को सही बात बताए। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए हैं, भले से सामान खराब खराब हो, लेकिन दुकानदार वाला कभी ये नहीं कहेगा भैया ये सामान खराब है या ये सामान खराब है इसको मत लीजिए। वो कहेगा सामान बहुत अच्छा है, ताजा है, नंबर 1 का है, ले लीजिए, वो कहेगा ये। तो यहाँ पे जो सूचना का प्रचार है, इसमें हम ये कहते हैं कि भैया जनता को सही सटीक जानकारी प्रदान करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं दूसरा, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का मतलब इसमें ये है कि जागरूकता बढ़ाकर समाज में बदलाव लाना। जागरूकता आएगी, जो लोग जागरूक होंगे, समझेंगे क्या जो है करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, तो जागरूकता बढ़ाकर समाज में बदलाव लाना, ये भी इसका पार्ट माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें यहाँ पे शिक्षा और विकास। शिक्षा और विकास का मतलब ये है कि लोगों को नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं के बारे में बताना चाहिए। जो लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, शिक्षा के बारे में पता नहीं होता, क्या करना चाहिए भविष्य में, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाए कहीं पे, लेकिन उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। जब 12 पास करोगे आप, तो आपको लगेगा, कंफ्यूजन होगी कि क्या करें अब, तो फिर लोग बीए करते हैं। ठीक है। तो आप अपने आप में डिसीजन लीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है और नेट का ज़माना है, तो भैया आप उसका इस्तेमाल करिए और उसको समझिए कि कैसे हम आगे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र को मजबूत करना। स्वतंत्र पत्रकारिता जनता की आवाज़ बनती है। जैसे सोशल मीडिया आज की डेट में है, अगर कोई भी कहीं घटना घट गई, तो जैसे महाकुंभ है, महाकुंभ है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो प्रयागराज में महाकुंभ के जो भीड़ है, उसको पहले ये मतलब ये बताया गया कि भैया 144 साल बाद ये महाकुंभ आ रहा है और इतनी ज़बरदस्त भीड़ हुई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सोशल मीडिया के द्वारा इतना प्रचार किया गया उसका कि जो है लोग उसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा हुए हैं। तो पत्रकारिता यानी स्वतंत्र पत्रकारिता जो होती है, ये जनता की आवाज़ होती है, जनता तक पहुँचाते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाना, ये सब इसके पार्ट माने जाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नैदानिक पोषण क्या है और आहार की अध्ययन का क्या महत्व है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है नैदानिक पोषण और आहार की अध्ययन का महत्व क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे नैदानिक पोषण यानी क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे नैदानिक पोषण और आहार की यानी डायटीज जिसे बोलते हैं अध्ययन स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भोजन और पोषण से संबंधित बीमारी को रोकथाम और इलाज करने में मदद करता है। ठीक है। तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि नैदानिक पोषण किस प्रकार से लिया जाता है। अब इसके महत्व की बात करें तो यहाँ पे महत्व में लिखेंगे, पहला महत्व आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन। बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन का मतलब कि जैसे मधुमेह, जिसे डायबिटीज होता है, हृदय रोग, मोटापा, कुपोषण जैसी बीमारियों में सही आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारी से आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो बहुत लोग कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए। तो अब जो आप आहार ग्रहण कर रहे हैं वो सही तरीके से होना चाहिए। जैसे कोई बीमार हो गया है तो कहते हैं भैया इनको दलिया दीजिए, इनको खिचड़ी दीजिए, इनको जो है जूस पिलाइए। तो जो आपको आहार मिलता है उस आहार पे डिपेंड करता है कि लोगों को बीमारी किस प्रकार से जो है होती है। ठीक है। जैसे आज के दिन में फास्ट फूड का प्रचलन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा उसका सेवन करते हैं, खासकर गर्ल्स को ज़्यादा पसंद होता है चाट, चाउमीन, फुल्की, पिज्ज़ा, बर्गर। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है आपका नैदानिक पोषण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे पौष्टिक आहार की योजना। पौष्टिक आहार की योजना का मतलब ये है हर व्यक्ति की उम्र, लिंग, स्वास्थ्य के अनुसार संतुलित आहार योजना बनाई जाती है। जैसे एक बच्चा होता है
तो बच्चे के जो है आहार होते हैं वो अलग होते हैं। एक युवा जो वर्ग है उनका अलग होता है, वृद्धजन का अलग होता है। जो पौष्टिक आहार है उसका योजना बनाना चाहिए, हर व्यक्ति की उम्र में उनके स्वास्थ्य के अनुसार संतुलित आहार देना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है पाचन तंत्र का सुधार। पाचन तंत्र का सुधार का मतलब सही पोषण से शरीर में पोषक तत्व का अवशोषण को बढ़ाता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपका पाचन तंत्र, भैया सारा खेल तो पाचन तंत्र से ही होता है। तो अगर पाचन तंत्र सही काम कर रहा है तो कुछ भी खा लीजिए, आप पच जाएगा। लेकिन अगर इसका पाचन तंत्र सिस्टम सही नहीं है तो समझिए कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी पचने वाला नहीं है। तो ये पाचन तंत्र भी नैदानिक पोषण पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक का मतलब शरीर, जो शरीर है, सही आहार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, यानी आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे कि किसी गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को कम सोडियम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, विकास संचार और उसकी जो भूमिका उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले विकास संचार क्या है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में समझना है। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना के लिखेंगे, विकास संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सुधारों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो विकास संचार का मतलब है कि हम शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, सामाजिक सुधार के बारे में जुड़ी जानकारी प्रदान करते हैं। पहला पॉइंट सिंपल है। आगे देखिए अब इसकी क्या भूमिका है, विकास की क्या भूमिका है ये समझना है। तो सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने में इसकी अहम भूमिका है। स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों पर जागरूक फैलाना, ये जो है विकास संचार का काम है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नवाचारों को बढ़ावा देना। नवाचारों को बढ़ावा देना का मतलब ये कि नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं को जानकारी प्रदान करना, ये विकास संचार के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन पॉइंट अगला है, गरीब और ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाना। गांव में रेडियो, टीवी, इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना, और आज के में सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नीतियों को लागू करने में सहायता। जो नीतियां हैं, जो नियम हैं उसको लागू करने में सहायता का मतलब ये कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनता है विकास संचार। यानी सरकार कोई नियम बनाती है, कोई नियम लागू करती है तो जनता तक कैसे मालूम पड़ता है, तो वो टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आज के में सोशल मीडिया है। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से। इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, आहार के प्रकार बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि आहार के प्रकार क्या हैं। भोजन की गुणवत्ता, आवश्यकताओं के आधार पर आहार को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। तो पहला जो आहार है वो है आपका संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार की बात करें, बैलेंस्ड डाइट की बात करें, तो आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इन सब की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे दाल है, सब्जियां हैं, फल है, दूध है, अंडे हैं, इन सब से जो है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज के तत्व मिलते हैं। ठीक है, आराम से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है चिकित्सीय आहार। किसी विशेष बीमारी के अनुसार दिया जाने वाला आहार चिकित्सीय आहार कहलाता है। जैसे मधुमेह यानी जो डायबिटीज की बीमारी के लोग हैं, उन रोगियों को कम शुगर वाला भोजन उपलब्ध मतलब कराया जाता है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है शाकाहारी, मांसाहारी आहार। शाकाहारी, वेजिटेशन, नॉन वेजिटेशन की बात करें तो शाकाहारी भोजन में केवल वनस्पति स्रोत से बने भोजन जैसे दाल, फल, सब्जियां आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। मांसाहारी की बात करें तो मांस, मछली, अंडे, पशु उत्पाद पर आधारित जो उद्योग होते हैं ये इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है विशेष आहार की बात करें तो विशेष आहार में 2 पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ आहार जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें इसमें कीटो डाइट, व्रत का त्यौहार, जैविक भोजन, इस प्रकार से ये भी यहाँ आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो आराम से इसको लिख सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा मैंने इसको लिखा है, आराम से सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञ बनने की क्या तैयारी है। ठीक है, यानी डॉक्टरी पोषण और जो है आहार विशेषज्ञ बनने की तैयारी के बारे में लिखना है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले इसकी शिक्षा और योग्यता लिखेंगे। तो 12वीं पीसीबी से करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास करना होता है। इसमें विज्ञान विषयों के लिए भौतिक रसायन जीव विज्ञान में जो है 12वीं पास कर लेंगे तो आप जो है यहाँ पे डॉक्टरी पोषण या विशेषज्ञ जो है आप बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे स्नातक की डिग्री होती है, बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्स होता है। ठीक है, बीएससी न्यूट्रिशन में कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, और जो है पोषण विज्ञान में स्नातक कर सकते हैं तो आप जो है इसके विशेषज्ञ बन सकते हैं। वहीं बात करें एमएससी कर सकते हैं, स्नातकोत्तर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे की विशेषज्ञता को लिए जो है आप मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इंटर्नशिप और प्रमाण पत्र कोर्स। अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं लोग और वहां से सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद जो आहार के विशेषज्ञ बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्यवसाय अवसर के देखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, व्यवसाय अवसर में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों के साथ मिलकर रोगियों को पोषण प्रबंधन करना, ये इसके अंतर्गत आता है। खेल पोषण, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे एथलीटों के लिए आहार योजना बनाना, ये सब इसमें प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है शोध शिक्षण, पोषण पर शोध और शिक्षा देना, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र आहार सलाहकार बन सकते हैं, निजी क्लिनिक खोलकर आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट डायबिटीज रोगियों के लिए विशेष आहार योजना बनाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन आता है तो बस आप इतना समझ जाइए कि जो है आपको डॉक्टरी पोषण यानी इसका आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, आहार विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको कुछ कोर्स होते हैं, वो कोर्स करने होते हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, भारत में पोषण संबंधी प्रमुख समस्याएं क्या हैं। पोषण संबंधी समस्याएं कुछ है। पहला यहाँ पे देखिए कुपोषण है। कुपोषण के बारे में लिखेंगे तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं में पोषण की जो है कमी पाई जाती है, जिससे बच्चे जो है कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कुपोषण के कारण बच्चों में वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है, यानी नाटापन, बौनापन, दुबला पतला, ये सब जो है इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी मतलब ये कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन, आयोडीन की कमी से जो है ये पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से जो है एनीमिया होना, अन्य जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी कमी से जो रोग होते हैं, इस प्रकार पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसके कारण जो है वो ग्रसित हो जाते हैं उस बीमारी से। ठीक है, नेक्स्ट है मोटापा और जीवन शैली संबंधी रोग। मोटापा जीवन शैली संबंधी रोग का मतलब ये है कि असंतुलित आहार और फास्ट फूड के सेवन से मोटापा और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। आज के दिन में मोटापा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं। दूसरी बात, असंतुलित आहार लेते हैं। असंतुलित आहार का मतलब जो मिल जाए बस खा लो, ठीक, चाहे जो मिल जाए वो खा लो भैया, ये असंतुलित आहार है, संतुलित नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा भोजन लेना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं लेना चाहिए, ये विशेषज्ञ आहार से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज के दिन में फास्ट फूड ज्यादा लोग सेवन करते हैं, यही कारण है कि मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें, अधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ होते हैं, इनके सेवन से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्य अपमिश्रण। खाद्य अपमिश्रण का मतलब खाद्य पदार्थों में मिलावट से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं दूध में सिंथेटिक सामग्री, तेल में रसायन मिलाना, ये सब खाद्य अपमिश्रण के अंतर्गत आता है। यानी सिंपल भाषा में कहें, बहुत सारे मिलावटी सामान आते हैं और लोग उसे ग्रहण करते हैं, यानी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पांचवा पॉइंट देखिए, असमान पोषक वितरण। असमान पोषण वितरण का मतलब है कि शरीर और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की कमी और अमीर वर्ग में अनावश्यक भोजन की अधिकता के कारण जो है ये भी एक तरह से समस्या मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसे बहुत सारे बड़े अमीर लोग हैं जहाँ पे अनावश्यक भोजन बनता है और बर्बाद चला जाता है। इससे बड़े बड़े कुछ होटल होते हैं, वीआईपी होटल, वहाँ पे खाना बर्बाद होता है तो लोग जो है नाली में इधर उधर फेंक फाक देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें समाधान क्या है, तो समाधान में भैया लिखेंगे इसमें संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि किस प्रकार से भोजन जो है ग्रहण करना चाहिए। सरकारी पोषण योजनाओं को प्रभावी जो है क्रियान्वयन करना चाहिए। और नेक्स्ट है पोषण शिक्षा का अनिवार्य बनाना चाहिए। बहुत लोग को जो है पोषण शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो जो मन कहता है वही पोषण रूप में ग्रहण कर लेते हैं और फिर बाद में समस्या होती है तो फिर कहते हैं कि यही समस्या हो गई। देखिए सारा खेल खाने से ही होता है, बीमारी जो आती है वो खाने के माध्यम से ही आता है। तो सारा चीज़ हम जब ग्रहण करते हैं, सारा चीज़ खाओ पहले खाए जाओ भैया। तो जैसे बफर सिस्टम में गए हैं ना लो, बफर सिस्टम में जो मिल गया है बस खाए जाओ। अब इसके बाद जब पता चलता है, जब बाद में उसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए एक संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे और आपको अच्छे से तैयार करवाएंगे। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।